हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश राजौरिया। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स और उनसे जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक बातों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम अपने चारों तरफ जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम, डिस्टेंस, फोर्स, वेलोसिटी, ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर पाते हैं, तो इन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये दो टाइप की होती है। इसमें से पहला टाइप है स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरा टाइप है वेक्टर क्वांटिटीज़। तो चलिए इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। देखिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली डिस्क्राइब या एक्सप्लेन किया जा सकता है, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। और इनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, मास, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, ये कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया जा सकता है और उसके लिए हमें किसी डायरेक्शन की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो इन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहेंगे। ये जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं ये अलजेब्रा के ऑर्डिनरी रूल्स को ही फॉलो करती हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम बिना किसी डायरेक्शन के सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कर सकते हैं, और ये अलजेब्रा के ऑर्डिनरी रूल्स को ही फॉलो करती हैं। सेकंड जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। देखिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए या डिफाइन करने के लिए उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उनके डायरेक्शन भी डिफाइन करनी होती है, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, फोर्स और इस तरीके से और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उनकी डायरेक्शन भी डिफाइन करनी होती है, इन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं ये अलजेब्रा के ऑर्डिनरी रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने के लिए हम वेक्टर अलजेब्रा यूज़ करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। उस लाइन के एक सिरे के ऊपर एक एरो का सिंबल लगा होता है और उस सिरे को हम टिप या हेड ऑफ द वेक्टर कहते हैं। लाइन का जो दूसरा सिरा होता है उसे हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर कहते हैं। साथ ही जो लाइन होती है जिस लाइन के लॉन्ग वेक्टर अप्लाइड होता है उसे हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इस लाइन की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि वेक्टर को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए, किसी भी वेक्टर को उसके ऊपर एक एरो का सिंबल लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए एक वेक्टर है, तो इसके ऊपर देखिए हमने एक एरो का सिंबल लगाया हुआ है। ये जो वेक्टर ए है ये पी पॉइंट से क्यू पॉइंट की तरफ अप्लाइड है, इसलिए वेक्टर ए को हम पी क्यू वेक्टर भी कह सकते हैं। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक मॉडुलस का सिंबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, या फिर हम इस वेक्टर के ऊपर से ये जो एरो का सिंबल है इसको हटा देते हैं और इसको हटाने के बाद में ये जो सिंपल ए होगा ये इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी डिफाइन करनी होती है। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती हैं। साथ ही किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उस वेक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए अब हम स्टडी करते हैं कि वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। वेक्टर्स का जो पहला टाइप है वो है पोलर वेक्टर्स। देखिए, ऐसे वेक्टर्स जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है या फिर एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है उन्हें हम पोलर वेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब पोलर वेक्टर कहलाते हैं क्योंकि इनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है जिस पॉइंट के ऊपर ये अप्लाई होते हैं। वेक्टर्स का जो दूसरा टाइप है वो है एक्सियल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो कि रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, और जो वेक्टर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग अप्लाई होते हैं उन्हें हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सब एक्सियल वेक्टर बोले जाते हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है और हमें इस ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करेंगे। राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है
जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो हम राइट हैंड फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करेंगे या घुमाएंगे। तो इससे जो थंब होगा वो इस ऑब्जेक्ट की रोटेशनल एक्सिस के अलोंग होगा और इस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक्सिस के अलोंग होगी और इसका कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होगा, इसकी सिर्फ डायरेक्शन होगी। देखिए ऐसे कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होते हैं उन्हें हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं वो इक्वल वेक्टर्स हैं क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम है और हम जानते हैं कि जो वेक्टर की लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। साथ ही इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों वेक्टर्स ए और बी को इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है तो उन्हें हम इक्वल वेक्टर्स नहीं कहेंगे। इक्वल वेक्टर्स के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। यहाँ पे हमको याद रखना है कि हम किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि उससे ना तो उसके डायरेक्शन पे कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क पड़ेगा, इसलिए वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम याद रखेंगे कि किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स। देखिए ऐसे कोई भी दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो उन्हें हम नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ए बी वैक्टर है और जो बी ए वैक्टर है इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए हम इन्हें नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर्स कहेंगे। यहाँ पे इन दोनों अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर्स को हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए वैक्टर। यहाँ पे नेगेटिव सिंबल का मतलब ये होता है कि ये जो ए बी वैक्टर है ये बी ए वैक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हम किसी भी वेक्टर के आगे नेगेटिव सिंबल लगा देते हैं तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अब हम ये देखते हैं कि ये कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए ऐसे कोई भी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन के अंदर होते हैं उन्हें हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। अगर वेक्टर्स अलग अलग प्लेन में होंगे तो उन्हें हम नॉन कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं क्योंकि उन दोनों वेक्टर से पास होने वाला जो प्लेन होगा दोनों वेक्टर हमेशा उसी प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दो वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। इस डायग्राम में जो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हैं वो एक ही प्लेन में है तो इन्हें हम कोप्लेनर वेक्टर्स कह सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। कोई भी दो या दो से ज़्यादा ऐसे वेक्टर्स जो कि एक ही पॉइंट से होके जा रहे हैं उन्हें हम कॉन्करेंट वेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर ए, बी और सी है ये तीनों एक ही पॉइंट से होके जा रहे हैं, यानी कि इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो सेम है, तो इन्हें हम कॉन्करेंट वेक्टर्स कहेंगे। लेकिन इस दूसरे डायग्राम में ये जो वेक्टर ए, बी और सी हैं ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं और साथ ही इन तीनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी अलग अलग है, तो इन्हें हम नॉन कॉन्करेंट वेक्टर्स कहेंगे। देखिए ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसे हम नल वेक्टर कहते हैं। जो नल वेक्टर है उसकी रैंडमली कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो नल या जीरो वेक्टर होता है अगर उसका मैग्नीट्यूड 0 है तो उसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है। देखिए जब भी हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे जो रिजल्टेंट आपको मिलता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब अगर मैं किसी वेक्टर ए में उसका अपोजिट वेक्टर ऐड कर दूं तो इससे मुझे 0 मिलेगा। अब रूल के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो वेक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, इसलिए हम इस 0 को जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नल वेक्टर होता है वो एक जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है और उसकी डायरेक्शन रैंडमली कोई भी डायरेक्शन एज्यूम की जा सकती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एक यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखिए ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अगर मैं वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसके लिए हम ए के ऊपर एक केप का सिंबल लगा देंगे जो कि वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और उससे हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और उसकी डायरेक्शन मेन वेक्टर के अलोंग होगी जिसका यूनिट वेक्टर हमने कैलकुलेट किया है।
तो यहाँ पे इस इक्वेशन से वेक्टर ए को लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाई इट्स यूनिट वेक्टर, या सिंपली हम इसे ए इंटू ए कैप भी लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर के लिए हमको याद रखना है कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो यूनिट लेस होता है और साथ ही डायमेंशन लेस भी होता है। यानी जो यूनिट वेक्टर है उसकी ना तो कोई यूनिट होती है और ना ही कोई डायमेंशंस होती हैं। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एज्यूम करते हैं, अगर उनके अलोंग एक यूनिट वेक्टर एज्यूम करें तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को कहा जाता है आई कैप। जो वाई एक्सिस है उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर हम कंसिडर करते हैं उसे हम जे कैप कहते हैं, और जो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कंसिडर किया जाता है उसे हम के कैप कहते हैं। यानी कि सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आई कैप, जे कैप और के कैप होते हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होते हैं, जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वेक्टर्स के लिए आपको याद रखना है कि जब भी हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करते हैं तो उन वेक्टर्स को हम हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस डायग्राम में अगर हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है तो इन दोनों वेक्टर्स को हमें हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन करके देखना होगा। अभी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से कनेक्टेड है और इनके बीच में एंगल बन रहा है 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 120 डिग्री नहीं कह सकते। अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम इस वेक्टर ए को उठाकर इसी के पैरेलल आगे इस तरीके से शिफ्ट कर दें कि इस वेक्टर ए की टेल वेक्टर बी की टेल से कनेक्ट हो जाए, जैसे कि हमने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, तो आप देख सकते हो कि इस कंडीशन में जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है वो 60 डिग्री बनेगा। यानी यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री नहीं होगा, इनके बीच का एंगल होगा 60 डिग्री। तो हमको याद रखना है कि जब भी हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करेंगे तो उनके बीच का एंगल हमेशा उनको हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्ट करके देखा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। देखिए, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के बेसिकली दो मेथड हो सकते हैं। इसमें से पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड और सेकंड मेथड है एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का मतलब ये होता है कि जिन भी दो वेक्टर्स को हम ऐड करना चाहते हैं उसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उस डायग्राम की हेल्प से हम उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। सेकंड यानी एनालिटिकल मेथड का मतलब होता है कि जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड करना चाहते हो उनके लिए हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और कैलकुलेशन की हेल्प से हम उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड को डिटेल में स्टडी करते हैं। ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ कर सकते हैं। अब ये ट्रायंगल लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग अगर हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो उनको हम एक ट्रायंगल की दो कंटिन्यूस लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इससे जो थर्ड लाइन होगी जो ट्रायंगल को बंद करेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम इन दोनों वेक्टर्स ए और बी को ऐड करना चाहते हैं तो इनको हम इस तरीके से शिफ्ट करेंगे कि एक ट्रायंगल की दो कंटिन्यूस लाइंस की फॉर्म में आ जाएं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे वेक्टर ए को उठाकर इसी के पैरेलल इस तरीके से आगे शिफ्ट करूँगा कि इसका जो टेल है वो वेक्टर बी के हेड से कनेक्ट हो जाए, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में हमने वेक्टर ए को उठाकर इसी के पैरेलल इस तरीके से आगे शिफ्ट किया है कि इसका जो टेल है वो वेक्टर बी के हेड से कनेक्ट हो गया है और अब हम इनको कंटिन्यूस वेक्टर कह सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड लाइन जो इस ट्रायंगल को बंद करेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करने वाली है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो थर्ड लाइन है जो इस ट्रायंगल को बंद कर रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों वेक्टर्स ए और बी के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि जिस मैनर में हमने वेक्टर ए और बी को रिप्रेजेंट किया है हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में थर्ड लाइन को रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से हमने समझा कि अगर हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल की दो कंटिन्यूस लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो थर्ड लाइन जो ट्रायंगल को बंद करती है वो अपोजिट डायरेक्शन में उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसे ही हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी यूज़ कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को जिन्हें हम ऐड करना चाहते हैं किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो उसी पॉइंट से होके जा रहा है जिस पॉइंट पे दोनों वेक्टर्स अप्लाइड हैं वो उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम वेक्टर बी को इसी के पैरेलल आगे उठाकर इस तरीके से शिफ्ट करेंगे कि ये दोनों वेक्टर ए और बी एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स की फॉर्म में आ जाएं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें हमने वेक्टर बी को उठाकर आगे इस तरीके से शिफ्ट किया है कि इसकी जो टेल है वो वेक्टर ए की टेल से कनेक्ट हो गई है, और अब हम इन्हें एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स कह सकते हैं। अब अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के पैरेलल दो लाइनें ड्रॉ करके एक पैरेललोग्राम बनाएं, तो इस पैरेललोग्राम के अंदर ये वाला जो डायगोनल होगा जो उसी पॉइंट से होके जा रहा है जिस पॉइंट पे दोनों वेक्टर अप्लाइड हैं, ये इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो वेक्टर आर है वो वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट हो गया। तो यहाँ पे हमने समझा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड करना चाहते हैं, सबसे पहले हम उन्हें एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम उस पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे जो उसी पॉइंट से होके जा रहा होगा जिस पॉइंट पे दोनों वेक्टर्स अप्लाइड हैं। तो वो जो डायगोनल होगा वो उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करने वाला है। ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लॉ ऑफ पॉलीगन यूज़ कर सकते हैं। लॉ ऑफ पॉलीगन ये कहता है कि अगर हम किन्हीं भी वेक्टर्स को जिन्हें हम ऐड करना चाहते हैं उन्हें किसी पॉलीगन की कंटिन्यूस लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो वो लास्ट लाइन जो उस पॉलीगन को बंद करती है वो अपोजिट डायरेक्शन में उन सभी वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मान लेते हैं कि हमें वेक्टर ए, बी, सी और डी को ऐड करना है। तो इसके लिए हमें इन वेक्टर्स को इन्हीं के पैरेलल आगे पीछे इस तरीके से सेट करना होगा कि ये एक पॉलीगन की कंटिन्यूस लाइंस की फॉर्म में आ जाएं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में हमने वेक्टर बी, सी और डी को इन्हीं के पैरेलल उठाकर आगे पीछे इस तरीके से सेट किया है कि ये इस पॉलीगन की कंटिन्यूस लाइंस की फॉर्म में आ गए हैं। तो अब इस पॉलीगन में ये जो लास्ट लाइन है जिसको हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये लाइन अपोजिट डायरेक्शन में इन सभी वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वेक्टर आर होगा वो वेक्टर ए, बी, सी और डी का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यानी कि हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि वेक्टर आर इक्वल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। यानी कि लॉ ऑफ पॉलीगन के अकॉर्डिंग हमने ये समझा कि अगर हम किन्हीं भी दो से ज़्यादा वेक्टर्स को किसी पॉलीगन की कंटिन्यूस लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो वो लास्ट लाइन जो पॉलीगन को बंद करती है वो अपोजिट डायरेक्शन में उन सभी वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे हमको याद रखना है कि अगर किसी भी पॉलीगन में जितने भी वेक्टर्स हैं अगर वो सेम ऑर्डर में या सेम डायरेक्शन में हैं, तो उन सब का रिजल्टेंट हमेशा जीरो आएगा। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेक्टर ए, बी, सी, डी और ई हैं वो सेम ऑर्डर में हैं, यानी इन सब का रिजल्टेंट जीरो आएगा। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो वेक्टर ए, बी, सी और डी हैं इन सब का जो रिजल्टेंट है वो आर वेक्टर होगा, और क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर ई है वो इन सब के रिजल्टेंट वेक्टर आर के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए इन सब का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉलीगन में जितने भी वेक्टर्स हैं अगर वो सेम ऑर्डर में है या सेम डायरेक्शन में है तो उन सब का रिजल्टेंट हमेशा नल वेक्टर या जीरो वेक्टर आएगा। इसी तरीके से हमें एक और बात याद रखनी है कि अगर हम n वेक्टर्स को एक दूसरे से इक्वल एंगल्स के ऊपर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि इन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री आता है, तो इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो आएगा। देखिए, यहाँ पे इसका रीज़न ये है कि ये सभी वेक्टर्स सिमेट्री की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और उसकी वजह से इन सब का रिजल्टेंट जीरो आता है। यानी कि यहाँ पे हम याद रखेंगे कि अगर n वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है अगर वो एक दूसरे से इक्वल एंगल्स के ऊपर इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएं कि उन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री आ जाए, तो उन सब का रिजल्टेंट हमेशा जीरो आएगा। देखिए, हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम बेसिकली दो मेथड यूज़ करते हैं। इसमें से पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड और सेकंड है एनालिटिकल मेथड। इनमें से ये जो ग्राफिकल मेथड है इसको हम लास्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम वेक्टर एडिशन के एनालिटिकल मेथड को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें हमने दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी को एक दूसरे से थीटा एंगल पे रिप्रेजेंट किया है। हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं और इनका रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ है वो यूज़ करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें,
तो इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो उसी पॉइंट से होके जाएगा जिस पॉइंट पे दोनों वेक्टर्स अप्लाइड हैं, वो इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट है वो है आर वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे इस पैरेललोग्राम के अंदर ये जो डायगोनल है ये उसी पॉइंट से होके जा रहा है जिस पॉइंट पे दोनों वेक्टर्स अप्लाइड हैं, इसलिए यहाँ पे जो आर वेक्टर होगा वो इन दोनों वेक्टर्स ए और बी का रिजल्टेंट कहा जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए से अल्फा एंगल के ऊपर है। तो यहाँ पे हमको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी वेक्टर ए से डायरेक्शन यानी इस अल्फा एंगल को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो वेक्टर ए है इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है इसको आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद में इस आर पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आर टी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसका नाम है क्यू आर टी। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो एंगल क्यू होगा ये इस एंगल थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ही एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। साथ ही इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वाली जो साइड है क्यू आर ये वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें आमने सामने वाली जो साइड्स हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो चीज़ें पता है, एक तो जो क्यू आर साइड है उसका मैग्नीट्यूड पता है जो कि वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, साथ ही हमको ये वाला एंगल थीटा पता है। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये जो क्यू टी और आर टी साइड्स हैं इनको कैलकुलेट करते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल थीटा के सामने ये आर टी होगा परपेंडिकुलर, क्यू टी होगा बेस और यहाँ पे ये जो क्यू आर है ये होगा हाइपोटेनियस। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आर टी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ से हम आर टी को लिख सकते हैं क्यू आर साइन थीटा। इसी तरीके से इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम कोस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी क्यू टी अपॉन क्यू आर, और यहाँ से क्यू टी की वैल्यू निकल के आती है क्यू आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है आर टी ये इक्वल लिखी जा सकती है क्यू आर साइन थीटा के, और क्योंकि क्यू आर यहाँ पे वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं बी साइन थीटा। इसी तरीके से इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है क्यू टी इसको लिखा जा सकता है क्यू आर कॉस थीटा, और क्योंकि यहाँ पे ये जो क्यू आर है ये वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है इसलिए हम इस क्यू टी को बी कॉस थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। अब अगर हम इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल पी आर टी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग हम पी टी को पी क्यू प्लस क्यू टी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन बन जाती है पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू टी होल स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो पी क्यू है इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है और जो क्यू टी है वो बी कॉस थीटा के बराबर है। साथ ही यहाँ पे जो आर टी है वो बी साइन थीटा के इक्वल है। इसलिए अगर ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट की जाए तो इक्वेशन बन जाएगी पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। जब हम इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर हम बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, इसलिए ये सिंपली बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इनको सॉल्व करने पे जो इक्वेशन है वो बन जाती है पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पी आर स्क्वायर को इन दोनों वेक्टर्स ए और बी के रिजल्टेंट वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि हम पी आर स्क्वायर को सिंपली लिख सकते हैं आर स्क्वायर। यानी कि ये जो इक्वेशन है वो बन जाती है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से जो वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को लिखा जा सकता है आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जब भी हमें कोई भी दो वेक्टर्स दे रखे हो जिनके बीच का एंगल थीटा हो और उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हो ए और बी तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको लिखा जा सकता है आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और इस इक्वेशन को यूज़ करके हम सिंपली किन्हीं भी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अब हम जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसकी वेक्टर ए से डायरेक्शन फाइंड करेंगे,
यानी कि हम फाइंड करने वाले हैं ये वाला एंगल अल्फा। तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल से जो tan अल्फा है उसको लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी RT अपॉन PT। और क्योंकि यहाँ पे जो PT है उसको लिखा जा सकता है PQ प्लस QT, यानी कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड प्लस B cos थीटा। तो जो tan अल्फा है जो कि RT अपॉन PT के इक्वल है वो लिखा जा सकता है tan अल्फा इक्वल्स टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। और यहाँ से हम अल्फा इक्वल्स टू लिख सकते हैं tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर A से एंगल फाइंड कर सकते हैं, यानी कि उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन के दोनों ही फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फॉर्मूलों को यूज़ करके हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब हम वेक्टर एडिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। जब भी हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपको मैक्सिमम एक ही कंडीशन में मिलेगा जब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे। क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए जब हम इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो cos 0 डिग्री 1 बन जाता है, जो कि मैक्सिमम होता है। तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू भी मैक्सिमम आती है, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ A प्लस B का होल स्क्वायर। और यहाँ से ये जो स्क्वायर और अंडर रूट है ये दोनों हट जाते हैं, इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखा जा सकता है A प्लस B। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है, और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर कोई भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मिनिमम आता है। क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जब हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री पुट किया जाए तो cos 180 डिग्री बन जाता है -1, और उस कंडीशन में ये इक्वेशन बन जाती है अंडर रूट ऑफ A माइनस B का होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम स्क्वायर और अंडर रूट दोनों को हटा दें तो इक्वेशन को सिंपली लिखा जा सकता है R मिनिमम इक्वल टू A माइनस B। तो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो मिनिमम आता है, और उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। यहाँ पे हमको याद रखना है कि जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा उनमें से बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में आता है, और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस करने पे मिलता है। वेक्टर एडिशन के लिए हमको याद रखना है कि जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। यहाँ पे कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि जब भी हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनको चाहे हम वेक्टर A प्लस वेक्टर B लिखें या फिर हम वेक्टर B प्लस वेक्टर A लिखें, एक ही बात होगी। यानी कि यहाँ पे जो वेक्टर A और B है उनका ऑर्डर चेंज करने से जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर सेम रहता है। साथ ही जो वेक्टर एडिशन है वो एसोसिएटिव भी होता है। इसका मतलब है कि जैसे हम तीन वेक्टर्स A, B और C को ऐड करना चाहते हैं तो चाहे हम पहले B और C वेक्टर को ऐड कर लें और उसके बाद में उनका जो रिजल्टेंट होगा उसको वेक्टर A में ऐड कर दें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम वेक्टर A और वेक्टर B को ऐड कर लें और उसके बाद में उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको वेक्टर C में ऐड कर दें। तो इससे इन तीनों वेक्टर के रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। जब भी हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो अगर उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के बीच में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है अगर वो एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पे अप्लाइड हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के बीच में आएगा, यानी कि किसी भी एक वेक्टर से 30 डिग्री एंगल पे आएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास में कुछ अनइक्वल मैग्नीट्यूड के कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट एक ही कंडीशन में 0 आ सकता है जब हम मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स यूज़ करें। देखिए, जब भी हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा बड़े वेक्टर की तरफ आएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो हमेशा उन दोनों वेक्टर्स में से जो बड़ा वेक्टर होगा उसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B के मैग्नीट्यूड की कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर R आएगा वो वेक्टर A की तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहेगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर A और वेक्टर B से एंगल अल्फा और बीटा कंसिडर कर लें तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है वो बीटा के कंपैरिजन में कम आएगी।
वेक्टर एडिशन के लिए हमको याद रखना है कि अगर हमारे पास अनइक्वल मैग्नीट्यूड के कुछ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 एक ही कंडीशन में आ सकता है जब हम कम से कम अनइक्वल मैग्नीट्यूड के 4 वेक्टर्स को ऐड करें। यानी कि सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड के जो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट 0 लाने के लिए हमें मिनिमम अनइक्वल मैग्नीट्यूड के 4 वेक्टर्स को ऐड करना होगा। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनका मैग्नीट्यूड है स्मॉल ए, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि जब भी हम किन्हीं भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को ऐड करते हैं जिनके बीच का एंगल है थीटा, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा 2a cos θ/2 के इक्वल आता है और हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के मिड में आता है। यहाँ पे एक स्पेशल केस भी होता है कि अगर इन दोनों वेक्टर a और b के बीच का एंगल 120 डिग्री हो तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन्हीं दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा, यानी कि स्मॉल a के इक्वल आएगा। क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री पुट करें तो θ/2 बन जाएगा 60 डिग्री और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होके ये आ जाएगा सिंपली a। तो सिंपली हमें याद रखना है कि अगर कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, अगर उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी उन्हीं दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। साथ ही अगर हम दो यूनिट वेक्टर्स को ऐड करते हैं जिनके बीच का एंगल 120 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट भी एक यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो जब भी हम दो यूनिट वेक्टर्स को ऐड करते हैं जिनके बीच का एंगल 120 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट भी एक यूनिट वेक्टर आता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से हम दो वेक्टर्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही हम स्टडी करेंगे कि जब भी हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होंगे। और वीडियो के लास्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी स्टडी करने वाले हैं जो कि है लेमिज थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें हमने दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा। हम यहाँ पे वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसे हम मैथमेटिकली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। यानी कि अगर मैं वेक्टर ए में वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर या इसका अपोजिट वेक्टर ऐड कर दूं तो इससे मुझे वही रिजल्टेंट मिलेगा जो वेक्टर ए माइनस बी से मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम बेसिकली वेक्टर एडिशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम वेक्टर बी की डायरेक्शन अपोजिट करके इसे वेक्टर ए में ऐड कर देंगे और इससे हमें इन दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं वेक्टर ए से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे वेक्टर बी का अपोजिट वेक्टर लेना होगा और उस अपोजिट वेक्टर को हम कहेंगे माइनस ऑफ बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, बस इसकी डायरेक्शन वेक्टर बी से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब इसे वेक्टर ए में ऐड कर दिया जाएगा और ऐड करने के लिए हम यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रायंगल या फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन के लिए लॉ ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें ताकि आपको आज का ये टॉपिक और भी आसानी से समझ में आए। तो हम जानते हैं कि जब भी हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उससे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है उसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पे ए और बी उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हैं और थीटा यहाँ पे उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। साथ ही मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए से अल्फा एंगल पे है, तो यहाँ पे जो tan अल्फा होगा वो बराबर होगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इजीली रिजल्टेंट वेक्टर की वेक्टर ए से डायरेक्शन यानी उसका एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए हम बेसिकली वेक्टर एडिशन मेथड ही यूज़ करते हैं, तो हम इन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए वेक्टर ए और बी के सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड करना चाहते हैं हमें उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में अगर हम वेक्टर ए के अंदर बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पता होना चाहिए। यहाँ पे हमको पता है कि जो वेक्टर ए और बी है उनके बीच का एंगल है थीटा और यहाँ पे ये जो टोटल एंगल है ये होगा 180 डिग्री। तो वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा।
तो अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर थीटा की जगह 180 माइनस थीटा पुट कर दें तो इससे हमें वेक्टर ए और बी के सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा और उसकी डायरेक्शन भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि जो वेक्टर ए और बी वेक्टर का जो अपोजिट वेक्टर है यानी कि माइनस बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल था 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 माइनस थीटा पुट करूँ तो कॉस 180 माइनस थीटा बनेगा माइनस कॉस थीटा, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब अगर हम इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका वेक्टर ए से एंगल फाइंड करें तो हम यहाँ पे थीटा की जगह 180 माइनस थीटा पुट कर देंगे। हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के ही इक्वल होता है, तो यहाँ पे ये ऊपर बनेगा बी साइन थीटा। लेकिन जब हम यहाँ पे थीटा की जगह 180 माइनस थीटा पुट करेंगे तो कॉस 180 माइनस थीटा को लिखा जा सकता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका वेक्टर ए से जो एंगल आएगा यानी tan अल्फा जो लिखा जाएगा वो होगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा अगर उसका मैग्नीट्यूड लिखूँ तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और इसी तरीके से वेक्टर ए माइनस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा अगर वेक्टर ए से उसका एंगल अल्फा है तो यहाँ पे tan अल्फा बनेगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि वेक्टर ए और माइनस ऑफ बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग वो वेक्टर ए से अल्फा एंगल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, यानी कि इस पैरेललोग्राम का ये वाला जो डायगोनल होगा ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे सिंपली हमने देखा कि जब भी हम किन्हीं भी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए बेसिकली हम वेक्टर एडिशन मेथड यूज़ करते हैं, और जब भी हम वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और साथ ही वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करने पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका वेक्टर ए से जो एंगल है अगर वो अल्फा हो तो tan अल्फा बनेगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। अब हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है द वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि अगर मैं वेक्टर ए माइनस बी कैलकुलेट करूँ और मैं वेक्टर बी माइनस ए कैलकुलेट करूँ तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। वेक्टर एडिशन में हमने देखा था कि जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के। लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है वो इक्वल नहीं होगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के, क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। साथ ही जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है, यानी कि अगर मैं कैलकुलेट करूँ a माइनस बी और उससे जो भी रिजल्टेंट मिलेगा उसमें से वेक्टर c को सब्ट्रैक्ट कर दूँ और मैं कैलकुलेट करूँ b माइनस सी और उससे जो भी रिजल्टेंट मिलेगा उसको वेक्टर a में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। जब भी हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनके सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका फॉर्मूला होगा 2a साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे a उन दोनों में से किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और थीटा यहाँ पे उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है कि जिन दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगर उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो तो इससे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका मैग्नीट्यूड भी स्मॉल a के इक्वल ही होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो अगर उनका रिजल्टेंट फाइंड किया जाए तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। अगर हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं और उन्हीं दो वेक्टर्स को अगर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर एक ही कंडीशन में आ सकता है जब उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एंगल 90 डिग्री होगा तो वेक्टर एडिशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उसमें कॉस 90 बन जाएगा 0 और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरीके से वेक्टर सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और उसमें भी जब थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो कॉस 90 0 बन जाएगा और आंसर आएगा r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। और इसी तरीके से हमको याद रखना है कि अगर मैं वेक्टर ए में वेक्टर बी ऐड करता हूँ
और साथ ही अगर वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इन दोनों को हम एक ही कंडीशन में इक्वल पुट कर सकते हैं जब बी वेक्टर नल वेक्टर हो। अदरवाइज ये और किसी कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के जब वेक्टर बी एक नल वेक्टर हो। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हमको याद रखना है कि कोई भी दो यूनिट वेक्टर जिनके बीच में एंगल 60 डिग्री हो, अगर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किए जाएं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी एक यूनिट वेक्टर आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं लेमिज थ्योरम के बारे में। देखिए, अगर हम किन्हीं भी तीन वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल की तीन कंटिन्यूस लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें तो इन तीनों वेक्टर्स का जो सम होगा वो हमेशा जीरो आएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे जो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हैं वो इस ट्रायंगल के तीन कंटिन्यूस वेक्टर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा जीरो आएगा। यानी कि हम कहेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो होगा। अगर हम इन तीनों वेक्टर्स को इन्हीं के पैरेलल आगे पीछे इस तरीके से सेट करें तो इसी डायग्राम को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है। साथ ही इस डायग्राम में वेक्टर ए के सामने वाला जो एंगल है यानी वेक्टर बी और सी के बीच वाला एंगल है वो है अल्फा। वेक्टर बी के सामने वाला जो एंगल है यानी वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का जो एंगल है वो है बीटा। और इसी तरीके से वेक्टर सी के सामने वाला जो एंगल है यानी कि वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का जो एंगल है वो है गामा। तो लेमिज थ्योरम के अकॉर्डिंग इस डायग्राम के अंदर अगर हम किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का उसके सामने वाले एंगल के साइन फंक्शन के साथ में रेशियो कैलकुलेट करें तो ये तीनों वेक्टर्स के लिए इक्वल आता है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेमिज थ्योरम के अकॉर्डिंग वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, क्योंकि वेक्टर ए के सामने वाला एंगल है यहाँ पे अल्फा, ये इक्वल होगा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड अपॉन साइन बीटा के, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर बी के सामने वाला एंगल है बीटा। और ये इक्वल होगा वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई साइन गामा के, क्योंकि वेक्टर सी के सामने वाला एंगल है गामा। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि लेमिज थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम किन्हीं भी तीन वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल की तीन कंटिन्यूस लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उन तीनों वेक्टर्स का जो वेक्टर एडिशन होगा वो हमेशा जीरो होगा। साथ ही उनमें से किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उसके सामने बाकी के दो वेक्टर्स के बीच में बनने वाले एंगल के साइन फंक्शन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा और तीनों वेक्टर्स के लिए इक्वल भी होगा। यानी कि सिंपली ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा और सी अपॉन साइन गामा हमेशा इक्वल रहेंगे। बेसिकली हम लेमिज थ्योरम को मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं जब किसी भी पार्टिकल के ऊपर तीन फोर्सेज अप्लाइड हो और तीनों फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो, यानी कि जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, तो उसके लिए हम लेमिज थ्योरम अप्लाई करते हैं। और इसकी हेल्प से इस रिलेशन का यूज़ करते हुए हम उनमें से किन्हीं भी दो फोर्सेज के बीच का एंगल या किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को एक प्लेन के अंदर उसके रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट से हमारा मतलब ये होता है कि अगर उन कंपोनेंट्स को वापस से वेक्टरली ऐड किया जाए तो इससे हमें वही वेक्टर वापस मिल जाएगा जिसके वो कंपोनेंट्स होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम किसी भी वेक्टर को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उन्हें हम उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स कहेंगे। किसी भी वेक्टर के एक प्लेन के अंदर मैक्सिमम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें हमने एक वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया है। ये जो वेक्टर ए है ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल के ऊपर है। हम इस वेक्टर ए के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सिंपल ज्योमेट्री यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे वेक्टर ए के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट्स करने के लिए हम वेक्टर ए के हेड पे ये जो पॉइंट ए है यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर दो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया गया नॉर्मल है ए बी और वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया गया नॉर्मल है ए सी। इस डायग्राम के अंदर एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये जो लेंथ ओ बी है इसे हम वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्शन या कंपोनेंट कहते हैं। इसी तरीके से वाई एक्सिस के लॉन्ग ये जो लेंथ ओ सी होगी इसे हम वेक्टर ए का वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट या प्रोजेक्शन कहेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये जो कंपोनेंट ओ बी है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी में हम देख सकते हैं कि एंगल थीटा के सामने ये जो ए बी है ये होगा परपेंडिकुलर, ओ बी यहाँ पे बेस होगा और ओ ए यहाँ पे हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा लिखा जा सकता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है ओ बी अपॉन ओ ए।
तो यहाँ से हम ओ बी को लिख सकते हैं ओ ए कॉस थीटा। यहाँ पे जो ओ ए है वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। साथ ही ये जो ओ बी है इसे हम वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट ए एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाती है ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस वेक्टर ए का थीटा से जुड़ा हुआ एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो होगा ए कॉस थीटा। अब इसी तरीके से हम इस वेक्टर ए का वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट ओ सी है वो फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है ए बी अपॉन ओ ए। तो यहाँ से ए बी बन जाएगा ओ ए साइन थीटा। हम जानते हैं कि जो ओ ए है वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। साथ ही यहाँ पे जो ए बी है वो ओ सी के इक्वल ही होगा, और ये जो ओ सी होगा वो वेक्टर ए का वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा, यानी कि वेक्टर ए का वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो होगा ए साइन थीटा। तो यहाँ पे सिंपली हमने ये समझा कि वेक्टर ए का थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट है वो होगा ए कोस थीटा, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है जो पहले वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा वो होगा ए साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है उसे हम आई कैप कहते हैं, और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है उसे हम जे कैप कहते हैं। तो वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है उसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है ओ बी इक्वल्स टू ए कॉस थीटा आई कैप, और जो वेक्टर ए का वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होगा उसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है ओ सी इक्वल्स टू ए साइन थीटा जे कैप। अब वेक्टर एडिशन रूल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो ओ ए वेक्टर होगा वो ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर के सम के इक्वल होगा, क्योंकि जो ओ बी और ओ सी हैं वो वेक्टर ओ ए के कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे हम वेक्टर ओ बी को लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप, जहाँ पे ए एक्स का मतलब होगा ए कॉस थीटा, और जो वेक्टर ओ सी है उसे हम लिख सकते हैं ए वाई जे कैप, जहाँ पे ए वाई का मतलब होगा ए साइन थीटा। तो यहाँ से वेक्टर ए को लिखा जा सकता है ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी वेक्टर ए के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट्स हैं उनका जो वेक्टर सम होगा वो वेक्टर ए के इक्वल ही होगा। यहाँ पे हमें एक और बात याद रखनी है कि किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा जीरो होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो वेक्टर ए है इसका 90 डिग्री एंगल पे ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा ए कॉस 90, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर का थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट है वो होता है ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, क्योंकि कॉस 90 यहाँ पे जीरो होगा इसलिए ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे जीरो बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी वेक्टर का अगर हम उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं तो वो हमेशा जीरो आता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को 3 डायमेंशन के अंदर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 डायमेंशन के अंदर किसी भी वेक्टर को मैक्सिमम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें हमने एक वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो है ए एक्स, वाई एक्सिस के लॉन्ग जिसका कंपोनेंट है वो है ए वाई, और इस वेक्टर का जेड एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो है ए जेड। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ओ ए वेक्टर को लिखा जा सकता है वेक्टर ए, और हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम आई कैप जे कैप और के कैप कहते हैं। इसलिए जो ओ बी वेक्टर है उसको लिखा जा सकता है ए एक्स आई कैप, जो ओ सी वेक्टर है उसको लिखा जा सकता है ए वाई जे कैप, और जो ओ डी वेक्टर है उसको लिखा जा सकता है ए जेड के कैप। अगर हम वेक्टर ए के इन तीनों कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई और ए जेड को वेक्टरली ऐड करेंगे तो इससे हमें रिजल्टेंट वेक्टर ए मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि इन कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई और ए जेड की टर्म्स में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसके लिए हम सिंपल ज्योमेट्री यूज़ करेंगे। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें हमने एक क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट किया है। इस क्यूबॉइड की जो साइड्स हैं यानी कि इसकी जो लेंथ विड्थ और हाइट है वो ए एक्स ए वाई और ए जेड की इक्वल हैं। इस क्यूबॉइड के अंदर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ई ए, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम से लिखा जा सकता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ओ ई को हम बेस मान लेते हैं, ई ए यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, और ये जो सबसे बड़ी लाइन है ओ ए इसे हम हाइपोटेनियस बोल देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे लिखा जा सकता है ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर। साथ ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक्स जेड प्लेन के अंदर जो एक रेक्टेंगल बनेगा ओ बी ई डी, इसके अंदर ओ ई इस रेक्टेंगल का डायगोनल है, और हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर का जो डायगोनल होता है उसका जो स्क्वायर होगा
वो इसकी साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पे ओ ई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। साथ ही इस डायग्राम से ये भी क्लियर है कि इस क्यूबॉइड की ये जो साइड है ई ए, ये साइड ओ सी के इक्वल होगी। तो अगर हम इस ओ ई स्क्वायर की वैल्यू इस सेकेंड इक्वेशन से उठाकर इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें और साथ ही ई ए की जगह ओ सी पुट कर दें, तो इक्वेशन बन जाती है ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो ओ ए स्क्वायर है उसे लिखा जा सकता है ए स्क्वायर, जो ओ बी स्क्वायर है उसे लिखा जा सकता है ए एक्स स्क्वायर, जो ओ डी स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं ए वाई स्क्वायर, और जो ओ सी स्क्वायर है उसको लिखा जा सकता है ए जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड में अंडर रूट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाती है a इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से सिंपली हम समझ सकते हैं कि किसी भी वेक्टर के 3 डायमेंशन के अंदर जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर लें और उसके बाद में उसका अंडर रूट कर दें तो इससे हमें उनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो वेक्टर ए हैं उनके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट्स होंगे उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो है बीटा, और इस वेक्टर ए का जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है वो है गामा। अब हम जानते हैं कि जब हम किसी भी वेक्टर के 2 डायमेंशन के अंदर यानी कि किसी प्लेन के अंदर 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करते हैं तो उस वेक्टर का थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट है वो हमेशा कोस थीटा होता है और जो दूसरे वाला कंपोनेंट है वो हमेशा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो वेक्टर ए है उसका एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो है अल्फा, तो इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा ए एक्स उसको लिखा जा सकता है ए कोस अल्फा। इसी तरीके से इस वेक्टर ए का वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसे हम लिख सकते हैं ए वाई इक्वल्स टू ए कॉस बीटा, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ इस वेक्टर का जो बनने वाला एंगल है वो है बीटा। इसी तरीके से इस वेक्टर ए का जेड एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल है गामा, तो इस वेक्टर ए का जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसको लिखा जाएगा ए कॉस गामा। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो होगा ए एक्स इक्वल टू ए कॉस एल्फा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो होगा ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा, और जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है वो होगा ए जेड इक्वल्स टू ए कॉस गामा। तो इन इक्वेशन से हम कॉस एल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन ए, जो कॉस बीटा है उसको लिखा जा सकता है ए वाई अपॉन ए, और जो कॉस गामा है उसे लिखा जा सकता है ए जेड अपॉन ए। यहाँ पे जो कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है उन्हें हम इस वेक्टर ए के डायरेक्शनल कोसाइंस कहते हैं। अब हम जानते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर ए है उसके स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो अगर हम इन इक्वेशन से ए एक्स, ए वाई और ए जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाती है ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ए स्क्वायर है वो दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो जो इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, जो कि डायरेक्शनल कोसाइंस कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा के बीच का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हम जानते हैं कि जो कॉस स्क्वायर अल्फा है उसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कॉस स्क्वायर बीटा है उसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और जो कॉस स्क्वायर गामा है उसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पे इक्वेशन बन जाती है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो हमें याद रखने हैं। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वेक्टर के 3 डायमेंशन के अंदर मैक्सिमम 3 कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी वेक्टर को मैक्सिमम इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान दें कि मैंने कंपोनेंट्स के आगे रेक्टेंगुलर वर्ड ऐड नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि 3 डायमेंशन के अंदर किसी भी वेक्टर के मैक्सिमम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि किसी भी वेक्टर के एक प्लेन के अंदर मैक्सिमम 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जबकि 3 डायमेंशन के अंदर उसी वेक्टर के मैक्सिमम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कई बार हमें जो वेक्टर्स हैं वो कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन होते हैं, तो उस कंडीशन में हम कैसे वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मान लेते हैं कि जैसे कि ये कोई वेक्टर है ए, जिसको कंपोनेंट्स की टर्म्स में लिखा जा सकता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप।
इसी तरीके से जो वेक्टर बी है उसे कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखा जा सकता है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना हो, यानी कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर फाइंड करना हो, तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स को कंपोनेंट्स की फॉर्म में ऐड करना बिल्कुल आसान है। हम इन दोनों वेक्टर्स के जो एक्स कंपोनेंट हैं उनको एक साथ ऐड करेंगे और उसके बाद में आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनके जो वाई कंपोनेंट्स हैं उनको एक साथ ऐड करेंगे और उसके बाद में उसे जे कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से इन दोनों वेक्टर्स के जो जेड कंपोनेंट्स हैं उनको एक साथ ऐड करेंगे और उसके बाद में उसे के कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर मिल जाएगा। अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम रिजल्टेंट वेक्टर के जो एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उसके बाद में उसका अंडर रूट कर देंगे। इससे हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इसी तरीके से हम याद रखेंगे कि अगर हमें दोनों वेक्टर्स ए और बी को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना हो और उनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना हो, तो इसके लिए हम इन दोनों वेक्टर्स के जो एक्स कंपोनेंट है उनको एक साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद में उसे आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से जो इनके y कंपोनेंट्स हैं उनको एक साथ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और उसके बाद में उसे j कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से इन दोनों वेक्टर्स के जो z कंपोनेंट्स हैं उनको एक साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद में उन्हें k कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हमें मिल जाएगा इन दोनों वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन से रिजल्टेंट वेक्टर r। अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्टेंट वेक्टर r मिला है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम रिजल्टेंट वेक्टर आर के जो एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उसके बाद में उसका अंडर रूट कर देंगे। इससे हमें इन दोनों वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्टेंट वेक्टर आर मिला है उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। पिछले वीडियोज़ में हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से हम वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उससे उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। और उसके बाद में हम सीखेंगे कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उससे उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, अगर हम किसी भी वेक्टर ए को किसी पॉजिटिव स्केलर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का के टाइम्स हो जाता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ए के एलोंग ही रहती है। यहाँ पे हमको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ये स्केलर के नेगेटिव होता तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का के टाइम्स होता, लेकिन उसकी डायरेक्शन वेक्टर ए के अपोजिट डायरेक्शन में होती। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी भी वेक्टर के आगे नेगेटिव सिंबल लगता है तो उसकी डायरेक्शन पहले से अपोजिट हो जाती है। साथ ही अगर हम किसी भी वेक्टर ए को किसी पॉजिटिव स्केलर के से डिवाइड करते हैं तो इससे जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का 1/k टाइम्स हो जाता है और उसकी जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ए के एलोंग ही रहती है। यहाँ पे भी हमको ध्यान रखना है कि ये जो स्केलर के है अगर ये नेगेटिव होगा तो इससे जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए का 1/k टाइम्स होगा और उसकी डायरेक्शन वेक्टर ए के अपोजिट रहेगी। देखिए, हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन किन्हीं भी दो वेक्टर्स को एक दूसरे से डिवाइड नहीं किया जा सकता। वेक्टर्स को हम केवल ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हम याद रखेंगे कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स को कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब हम स्टडी करते हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, कई बार दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उस कंडीशन में उन दोनों वेक्टर्स का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करता हूं तो इससे मुझे वर्क मिलेगा। यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जबकि जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो उस कंडीशन में स्केलर या डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। यहाँ पे जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें हमने दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा। अगर हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को उन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल थीटा के कॉस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उन दोनों वेक्टर्स के स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा। किन्हीं भी दो वेक्टर्स ए और बी के स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को उन दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट होगा यानी कि ए डॉट बी होगा वो इक्वल लिखा जा सकता है ए बी कॉस थीटा के। यहाँ पे ए और बी का मतलब है मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी,
और थीटा यहाँ पे वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल होगा। अगर हमें किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पता हो और साथ ही उनके मैग्नीट्यूड्स पता हो तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। यानी कि इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा तो उस कंडीशन में कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। तो उस सिचुएशन में उन दोनों वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। इसी तरीके से अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में कॉस थीटा नेगेटिव होगा और इस सिचुएशन में दोनों वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो एक नेगेटिव वैल्यू होगी। जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। यानी कि अगर हम वेक्टर ए और बी का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो इससे इनके स्केलर प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जो स्केलर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। इसका मतलब है ए डॉट बी प्लस सी को लिखा जा सकता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। साथ ही हम जानते हैं कि जो वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है उसको लिखा जाता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो उस कंडीशन में कॉस थीटा मैक्सिमम यानी कि 1 रहेगा और उस कंडीशन में उन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी यानी कि ए इंटू बी के इक्वल होगी। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि जब भी किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में उन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो उस कंडीशन में cos थीटा की वैल्यू 0 होगी यानी कि उन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। या हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो उस कंडीशन में दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे यानी कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अगर आई जे और के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हों तो उस कंडीशन में आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई इन सब की वैल्यू 0 होगी क्योंकि हम जानते हैं कि जो आई और जे है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से जो जे और के है उनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। साथ ही जो के और आई है इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। साथ ही जो आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के हैं उनकी वैल्यूज 1 रहेंगी क्योंकि आई और आई के बीच का एंगल 0 डिग्री है। इसी तरीके से जे और जे के बीच का एंगल भी 0 डिग्री है और के बीच का एंगल भी 0 डिग्री है। इसलिए जो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा वो 1 के इक्वल होगा। कई बार हमें जो वेक्टर्स हैं वो एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो वेक्टर ए है उसे कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी तरीके से ये जो वेक्टर बी है इसे कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो हम जानते हैं कि जो आई डॉट आई है जे डॉट जे है और जो के डॉट के हैं ये सब 1 होते हैं। इसके अलावा जो आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई होते हैं ये सब 0 होते हैं। इसलिए ए डॉट बी को लिखा जा सकता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। बाकी टर्म्स यहाँ पे 0 रहेंगी। तो इस तरीके से अगर कोई भी दो वेक्टर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन हो और हमें उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना हो तो सिंपली हम उनके जो x कंपोनेंट्स हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो y कंपोनेंट्स हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो z कंपोनेंट्स हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद में उन सबको ऐड कर लेंगे। इससे हमारे पास उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। साथ ही हमको याद रखना है कि किसी भी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। वेक्टर्स के लिए केवल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। कभी भी हम दो वेक्टर्स को एक दूसरे से डिवाइड नहीं करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने किन्हीं भी दो वेक्टर्स का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट स्टडी किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दो वेक्टर्स का वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, कई बार क्या होता है कि जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो उस कंडीशन में उन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्कुलर मोशन में जब हम एंगुलर वेलोसिटी को सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमें पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी मिलती है। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी
पोजीशन वेक्टर और लीनियर वेलोसिटी ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। इसलिए हम एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर का वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट करके पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें हमने दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा। हमें इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट करके देखना है। देखिए, अगर हम ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग देखें तो दो वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है उन दोनों वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया। लेकिन अगर हम एनालिटिकल मेथड यूज करें तो इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल थीटा है उसके साइन फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इन दोनों वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट से मिलने वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि इन दोनों वेक्टर्स के वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला वेक्टर है वेक्टर सी, तो उस वेक्टर सी को लिखा जा सकता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ये जो क्रॉस का सिंबल है ये इन दोनों वेक्टर्स के वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम वेक्टर ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमें वेक्टर सी मिला है उसको हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पे ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और साइन थीटा में थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब यहाँ पे इस एन कैप का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे जो वेक्टर ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट वेक्टर सी मिला है उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस नॉर्मल यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाले रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। तो चलो पहले हम ये देखते हैं कि ये राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। तो देखो, जिन दो वेक्टर्स का हमें वेक्टर प्रोडक्ट करना होता है सबसे पहले हम उन्हें टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो इन्हें हम टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे और इनके बीच में बनने वाला छोटे वाला एंगल देखेंगे। यहाँ पे ये एंगल है थीटा। अब राइट एंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हमें ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम फर्स्ट वेक्टर यानी वेक्टर ए की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे यानी कि सीधा रखेंगे और उसके बाद में वेक्टर बी की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाएंगे। तो इस कंडीशन में जो राइट हैंड थंब होगा वो इन दोनों वेक्टर्स ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाले वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि अगर हम वेक्टर ए की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को सीधा रखते हुए वेक्टर बी की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाते हैं तो उस कंडीशन में राइट हैंड थंब अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए और बी के वेक्टर प्रोडक्ट से मिलने वाले वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है उसको लिखा जा सकता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पे जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप है वो वेक्टर ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाले वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमको एक बात ध्यान रखनी है कि जिन भी दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट किया जाता है तो उनके वेक्टर प्रोडक्ट से मिलने वाला वेक्टर हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। या सिंपली हम कह सकते हैं कि जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए अब हम वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे जो वेक्टर ए क्रॉस बी है वो इक्वल नहीं होगा वेक्टर बी क्रॉस ए के। यहाँ पे जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए है इनका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि ए बी साइन थीटा वो तो इक्वल होगा लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। यानी कि हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, जिसका मतलब होगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, इस फर्स्ट डायग्राम के अंदर अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी से जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड आएगी। लेकिन इस सेकेंड डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इससे मिलने वाले रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी। यानी कि सिंपली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर ए और बी है उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन इसमें जो वेक्टर्स हैं उनका जो ऑर्डर है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं ए क्रॉस बी प्लस सी तो इसको लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। यहाँ पे हमने ध्यान रखा है कि इन दोनों टर्म्स के अंदर जो वेक्टर ए है वो पहले आएगा
और जो वेक्टर बी और सी हैं वो बाद में लिखे जाएंगे। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट को लिखा जाता है ए बी साइन थीटा। यहाँ पे अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में दोनों वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। इसी तरीके से अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो उस कंडीशन में थीटा या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों ही कंडीशंस में साइन थीटा की वैल्यू 0 आएगी और उन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट भी 0 आएगा। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। अब हम जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है उनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको आई केप, जे केप और के केप कहा जाता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हमको याद रखना है कि जो आई क्रॉस आई होता है या फिर जे क्रॉस जे होता है या फिर के क्रॉस के होता है, ये सब 0 होते हैं, क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, जे और जे के बीच में भी एंगल 0 डिग्री होगा और के बीच का एंगल भी 0 डिग्री होगा। इसलिए इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 आएगा। लेकिन अगर हम राइट एंड थंब रूल यूज़ करते हुए आई क्रॉस जे कैलकुलेट करते हैं तो ये के केप के इक्वल आएगा। अगर हम जे क्रॉस के कैलकुलेट करते हैं तो ये आई केप के इक्वल आता है, और इसी तरीके से अगर हम के क्रॉस आई कैलकुलेट करते हैं तो ये जे केप के इक्वल आता है। लेकिन अगर हम इन वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो राइट एंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो जे क्रॉस आई होगा वो माइनस के केप के इक्वल होगा। इसी तरीके से जो के क्रॉस जे होगा वो माइनस आई केप के इक्वल होगा, और जो आई केप क्रॉस के केप है वो माइनस जे केप के इक्वल लिखा जाएगा। यानी कि सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम आई क्रॉस जे लिखते हैं तो इससे के केप मिलेगा, अगर हम जे क्रॉस के लिखते हैं तो इससे हमें आई केप मिलेगा, और अगर हम के क्रॉस आई केप लिखते हैं तो इससे हमें जे केप मिलता है। इसमें हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है, हम हमेशा आई से जे, जे से के और के से आई की तरफ चलेंगे। अगर हम उल्टा चलते हैं तो इससे वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। यानी कि जो आई क्रॉस के है उसे माइनस जे केप लिखा जाएगा, जो के क्रॉस जे केप है उसे माइनस आई केप लिखा जाएगा, और इसी तरीके से अगर हम जे केप क्रॉस आई केप लिखते हैं तो ये माइनस के केप के इक्वल होगा। कई बार हमें जो वेक्टर्स हैं वो एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वेक्टर ए है उसे कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप, और इसी तरीके से हम वेक्टर बी को लिख सकते हैं बी एक्स आई केप प्लस बी वाई जे केप प्लस बी जेड के केप। अब अगर हमें ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करेंगे। इसके लिए हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। इस डिटर्मिनेंट के अंदर सबसे ऊपर लिखा जाएगा आई केप, जे केप, के केप। अब अगर हमें यहाँ पे ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है तो ए वाली टर्म्स पहले लिखी जाएंगी और उसके बाद में बी वाले टर्म्स को लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने पहले लिखा है ए एक्स, ए वाई, ए जेड, और उसके बाद में नीचे लिखा है बी एक्स, बी वाई और बी जेड। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, हम जानते हैं कि जो ए क्रॉस बी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि उस वेक्टर के अंदर भी एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट्स होंगे। अगर हमें ए क्रॉस बी से मिलने वाले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, यानी कि आई केप का मल्टीपल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम आई केप वाली रो और आई केप वाले कॉलम को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे बचेगा ए वाई, ए जेड, बी वाई, बी जेड। अब जो ए वाई है उसे बी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जो बी वाई है उसे ए जेड से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहाँ पे जो आई केप है उसका मल्टीपल बनेगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। अब इसी तरीके से हम जे केप का मल्टीपल कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आपको जे केप वाली रो और जे केप वाले कॉलम को हटाना होगा। तो यहाँ पे बचेगा ए एक्स, ए जेड, बी एक्स, बी जेड, और उसके बाद में हम ए एक्स को बी जेड से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, माइनस और जो ए जेड है उसे बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो जे केप है उसका मल्टीपल बनेगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, और इसी तरीके से हम इस के केप का मल्टीपल कैलकुलेट करके लिखेंगे। इसके लिए हमें के केप वाले रो और के केप वाले कॉलम को छोड़ना होगा। तो यहाँ पे बचेगा ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई। अब ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए वाई को बी एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो जो के केप है उसका मल्टीपल बन जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव रहेगी, सेकेंड टर्म नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल रहेगा, और जो थर्ड टर्म है वो अगेन पॉजिटिव रहेगी। यानी कि जो ए क्रॉस बी है उसको लिखा जा सकता है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई केप माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे केप।
प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस डिटर्मिनेंट मेथड को यूज़ करके हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स जो कि कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हमको याद रखना है कि जिन भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि उन दोनों वेक्टर से बनने वाला जो प्लेन होगा, रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर प्रोडक्ट के लिए एक स्पेशल पॉइंट है कि अगर वेक्टर ए बी और सी तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उस कंडीशन में ए डॉट बी क्रॉस सी हमेशा जीरो होगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो बी क्रॉस सी है ये हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर बी और सी होंगे। अब क्योंकि जो वेक्टर ए बी और सी हैं ये तीनों कोप्लेनर हैं, इसलिए जो वेक्टर बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा। और हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, इसलिए जो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी होगा वो जीरो आएगा। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को लिखा जा सकता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पे अगर हमें कभी पूछा जाए कि एक यूनिट वेक्टर ऐसा बताओ जो वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर हो, तो हम लिख सकते हैं एन कैप इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर किन्हीं भी तीन वेक्टर्स ए बी और सी के लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी है, या फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब होगा कि ये जो वेक्टर ए बी और सी है ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर हैं। यानी कि इन दोनों कंडीशंस के अंदर जो वेक्टर ए बी और सी हैं वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है। देखिए, अगर हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा उस एरिया के इक्वल होगा जो इन दोनों वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का होता है। चलिए इसे प्रूव करके देखते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है उसके मैग्नीट्यूड को लिखा जा सकता है ए बी साइन थीटा। यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग जो वेक्टर ए है उसके मैग्नीट्यूड को लिखा जा सकता है ओ पी, और जो वेक्टर बी है उसके मैग्नीट्यूड को लिखा जा सकता है ओ क्यू। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ओ पी इंटू ओ क्यू साइन थीटा। अब अगर मैं क्यू पॉइंट से इस लाइन ओ पी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ओ क्यू एन। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो साइन थीटा है उसको लिखा जा सकता है एन क्यू अपॉन ओ क्यू। तो यहाँ से जो एन क्यू है उसको लिख सकते हैं ओ क्यू साइन थीटा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में ये जो ओ क्यू साइन थीटा है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एन क्यू से। तो ये फॉर्मूला बन जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ओ पी इंटू एन क्यू। तो अब अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स ए और बी के पैरेलल दो लाइनें ड्रॉ करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसको लिखा जा सकता है बेस ऑफ द पैरेललोग्राम मल्टीप्लाई बाय द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग इस पैरेललोग्राम का बेस है ओ पी और इसकी हाइट है एन क्यू, और यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो ओ पी और एन क्यू का मल्टीप्लीकेशन है वो वेक्टर ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर ए और बी है अगर वो किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो वेक्टर ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अब यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हमें इस ट्राइंगल ओ क्यू पी का एरिया कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल ओ क्यू पी होगा इसका जो एरिया है वो इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। यानी कि यहाँ पे हमने ये समझा कि अगर वेक्टर ए और बी किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स हैं तो उन दोनों वेक्टर से बनने वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का हाफ होगा। लेकिन अगर कोई भी दो वेक्टर ए और बी किसी पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ रहेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो वेक्टर ए और बी हैं वो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम अपने वीडियोस को इम्प्रूव करके और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, इसके लिए आपके जो भी सजेशंस हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं ताकि आपको आगे हम और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।